हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस। काफ़ी बातें हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, बट अगेन इस चैप्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए प्लीज़ आप क्लास 9th के 2 चैप्टर को आप एक बार देख लो, ताकि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। सो लास्ट क्लास में काफ़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, आज उसके आगे डिस्कस करेंगे। सो लाइफ प्रोसेस को अगर हम लोग डिफाइन करें, यानी कि इनके एक्टिविटी को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूं, तो मैं 2 फॉर्म में इनकी एक्टिविटी को डिवाइड कर सकता हूं। वन आई कैन से दैट वॉलंटरी एक्टिविटी एंड अदर वन इज इनवॉलंटरी। सो वॉलंटरी एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जो वो काम, हमारे लाइफ का वो काम जो हम लोग कॉन्शियस तरीके से करें, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही कंट्रोल्ड एक्टिविटी कह लो, यानी कि वो एक्टिविटी जो हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल करते हो। जैसे वॉकिंग, एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग हो गया, राइडिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर इन आवर प्रॉपर कंट्रोल। एंड देयर इज सम एक्टिविटी विच आर नॉट कंट्रोल, जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हार्ट बीटिंग, है ना, ब्रीदिंग, ऑल दीज थिंग्स जो है कहीं से भी हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो खैर, इन सभी एक्टिविटी को all these activity needs energy। जैसे आप स्लीप कर रहे हो, सो रहे हो, तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, और सिर्फ इन सबको मेंटेन करने के लिए एनर्जी ही नहीं चाहिए, वी आल्सो नीड फॉर ग्रोथ। और अगर हमें ग्रो करना है, यानी कि मान लीजिए कोई एक एनिमल है, वो छोटा है तो फिर उसका साइज बड़ा होगा, कोई पेड़ है तो वो बड़ा होगा, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल भी चाहिए, मीन्स सम रॉ मटेरियल भी चाहिए। सम रॉ मटेरियल मीन्स एनर्जी एज वेल एज रॉ मटेरियल। किस चीज के लिए? जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको प्रॉपर वे से फंक्शनिंग के लिए हमें एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। यही एनर्जी और प्लस रॉ मटेरियल हमें मिलता है कहां से? फूड से, ठीक है। यही फूड हमारा जो है कन्वर्ट होता है एनर्जी एज वेल एज इन रॉ मटेरियल, एंड दिस कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, जो अगर आप रूट मीनिंग पे जाओगे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है नरिशमेंट कह लो या फूड कह लो, इतना चलेगा, ठीक है। इन टेकिंग फूड, गिविंग एनर्जी एज वेल एज रॉ मटेरियल और एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाएगा हमारा न्यूट्रिशन। अब बात होती है कि ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फूड है, वो किस तरीके का इंटेक है, मतलब किस तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच जो अपना फूड का जो इंटेक ले रहे हैं, टेक फूड इन वेरी सिंपल फॉर्म। सी, इनको एनर्जी मिलेगा कैसे? एनर्जी मिलता है इनको जो है कार्बोहाइड्रेट से इनको एनर्जी मिल रहा है। प्रोटीन से इनका
एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि प्रोटीन इनके लिए क्या है, एज अ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही जनरल टर्म है, इसके अंदर काफी कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर काफी कुछ चीजें इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि स्टार्च इंक्लूड हो जाएगा, है ना, फैट इंक्लूड हो जाएगा, फैट फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिक टर्म्स बस लेते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। अब ये सिंपल फॉर्म है कैसा? सी, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बेसिक कह सकते हैं कि ये कार्बन और प्लस वाटर इनका कंस्टिट्यूएंट्स है। तो क्या कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म का मतलब सिर्फ कार्बन बाहर से ले रहे हैं और वाटर और कुछ जो भी बेसिक आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी इनऑर्गेनिक ही है, ठीक है, या बेसिक मिनरल्स कह लो। अब क्योंकि ये इनऑर्गेनिक, तो कह सकते हो दीज आर द इनऑर्गेनिक सोर्स, इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब आप ऐसे कह लो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे वाटर क्या है, वाटर इज अ काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सो व्हाट दे डू, ये क्या करेंगे, कार्बन को, वाटर को एक प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट में, एक रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में उसको जो है यूज करके अपने लिए फूड बनाने का काम या ग्लूकोज बनाने का काम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन है, हमें मिल क्या रहा है इससे, कार्बन और प्लस H2O, इनका कुछ ऐसा रेशियो रखना है। अगर मान लीजिए मैं 6 कार्बन के साथ रख दूं तो C6H, ये भी 6H2O, तो ये हो जाएगा S12O6, यही हमारा है ग्लूकोज। सो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड इन अ वेरी सिंपल फॉर्म लाइक कार्बन, वाटर, मिनरल्स, मीन्स दे आर, जो इनका इंटेक है, इंटेक जो फूड ये ले रहे हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक सोर्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ना ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब आपका हो जाएगा नरिशमेंट। तो जो खुद ही कैपेबल हो फूड बनाने के लिए, मीन्स दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस ही बात है, जब हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो लिविंग वैसे इंक्लूडेड है ही, बट ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉन लिविंग यूज कर रहा हूँ इसके कंटेक्स्ट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिंपली व्हाट दे डू, सिंपली दे टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और उसके हेल्प से अपना जो भी कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है दे फुलफिल देयर नीड। क्लियर? साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, देयर इज इसको मिटा देता हूं एक मिनट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं विच टेक फूड इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये जो है फूड को तो लेते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, ऑयल, ये सारी चीजें। सो दो को ही बेसिक रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये डायरेक्टली कंज्यूम कर, बट प्रॉब्लम आप समझो कि व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट होता है ऑर्गन से, ऑर्गन बना होता है टिश्यू से, टिश्यू बना होता है सेल से। तो सेल तो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा ना। सेल के साथ प्रॉब्लम यही होगा ना, व्हेन दे सी कार्बोहाइड्रेट, तो इनके तो ये आउट ऑफ रेंज वाली चीज है, इनको ये चीज नहीं चाहिए। सो देर इज मीन्स इट हैज टू बी, इट हैज टू बी broken, it has to be broken in simple form। इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसमें कार्बन और वाटर होगा। प्रोटीन का मतलब क्या है, इसमें अमीनो एसिड होगा, मतलब नाइट्रोजन का कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, अमीनो एसिड। अमीनो का मतलब हो गया नाइट्रोजन, एसिड का मतलब हो गया सिंपल कार्बोनिक एसिड। तो इसको एक सिंपल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ये होगा कैसे, थ्रू एंजाइम। तो एंजाइम एक तरीके का क्या है, एंजाइम पहले के क्लासेस को आप पढ़ोगे 9th वाले को, आप उसमें एंजाइम का आइडिया भी आपको मिलेगा। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। और ये आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर दे। कैटलिस्ट का मतलब मेक रिएक्शन फास्ट। बायो का मतलब लिविंग। तो ये कर क्या रहा है, ये फूड को, एंजाइम जो है फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश कर, सिंपलर फॉर्म में। वंस इट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म, सो व्हाटएवर कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन या जो भी सब्सटेंस है, उनको इजीली हमारा सेल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और रिक्वायरमेंट हमारे जो भी एक सेल का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंगली जो है लाइफ भी फंक्शन करने लगता है। सो ये समझ में आया। तो अगर आप इस चीज में ऑब्जर्व करो, दीज ऑर्गेनिज्म, इनका जो फूड इनटेक है वो डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन पे। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर कैपेबल टू मेक प्रोटीन, ठीक है, इसके पहले वाला जो ऑटोट्रॉफ्स है। सो समहाउ वी कैन से दैट कि दीज ऑर्गेनिज्म depends on other organism for their food। अपने फूड के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ेगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो का मतलब हो गया डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब हो गया नरिशमेंट। तो ये अपने नरिशमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं एक ग्रास की बात करूं, ग्रास कैपेबल टू मेक देयर फूड, अपना खुद का फूड बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डियर का, हिरन का, तो ये तो ग्रास पे डिपेंड कर रहा है ना, ये तो ग्रास को खा रहा है और इसके पास कोई चारा ही नहीं है, अपने से कुछ नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं एक लायन की बात करूं तो ये इसको खा रहा है, इसको जो नरिशमेंट चाहिए वो इससे मिल रहा है, और ये इसके अंदर बॉडी के अंदर जाने के बाद एंजाइम उनको ब्रेक करके फिर सेल्स को प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर द हेटेरोट्रॉफ्स जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये किसी और पे नहीं। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दे, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दे डिपेंड ऑन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है।
गुड। तो इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट, या न्यूट्रिशन, या हम लोग इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फूड को इनटेक करता है और कैसे प्रोसेस करता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा जो है अदर बैक्टीरिया। कहने का मतलब यही है कि जिसमें क्लोरोफिल होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाम कैसे पड़ा क्लोरोफिल? बेसिकली क्लोरो ग्रीन सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, फिल यानी कि जो ग्रीन कलर को लाइक करे। तो अपीयरेंस में इसका ग्रीन कलर था, दैट इज द रीजन। अभी ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो एक सिंपल अगर हम लोग प्लांट को कंसीडर करें, एक प्लांट अगर हम लोग कंसीडर करें, तो प्लांट जो है जब अपने लिए फूड बनाता है, सारा चीज डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस पे। किस पे? फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का मतलब हो गया लाइट। इस लाइट एनर्जी के कारण कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म होना, दैट इज सिंथेसिस। सो इसके अंदर हो क्या रहा है? अब किसी भी प्लांट को अपने लिए खाना अगर बनाना है, सो दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सिर्फ बात खाने का मतलब ये हो गया वो उनके एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी के लिए, बट एट द सेम टाइम उनको ग्रोथ भी करना है। तो ग्रोथ के लिए कुछ अदर सब्सटेंस, जैसे कि अदर सब्सटेंस जैसे कि हो गया आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ईटीसी। बट ये हमारा फोकस बहुत ही कम रहेगा इस साइड पे। सो बेसिकली अगर मैं मान लीजिए एक प्लांट लीफ को एक एग्जांपल लूं, ठीक है। सो एक लीफ का अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं, तो लीफ के अंदर जो है आपको कुछ ऐसे लीफ के अंदर आपको जो है कुछ वेसल टाइप के मिल जाएंगे, पाइप जैसा। कुछ ऐसा। तो होता क्या है इसको आप समझो। बेसिकली इसको बोलते हैं वेस्क्यूलर ट्यूब, जिसमें दो तरीके की ट्यूब होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम में जो है वाटर और प्लस ये कुछ रॉ मटेरियल, कहां से आ रहे हैं? रूट से आते हैं, नीचे से। जैसे इस वाले मैटर को मैं अभी यहीं पे एंड कर देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी प्लांट जो है डायरेक्ट इन्वायरमेंट में, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत है, बट ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। इनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन का एक अलग स्ट्रक्चर चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन इन नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बेसिकली कह सकते हो आप, मिलकर रिएक्ट करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में NO2, ये इनको प्लांट रूट्स इजी वे से कंज्यूम कर लेता है। ये याद रखना, ये एक तरीके का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैं इस वाले मैटर को बस एंड कर रहा हूं, ठीक है। कहां से लेंगे? रूट से। रूट से जाइलम के थ्रू जो है, जाइलम एक तरीके का पाइप है, पाइप इसके अंदर बना हुआ है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा
पहुंचा देगा, पत्ते तक पहुंचाएगा, पत्ते के आगे क्या कहानी होगा हम इस वाले में डिस्कस करेंगे। बस इसको मैं एंड कर देता हूँ इस वाले, ताकि हमें ज्यादा डिस्कशन ना करें। ये तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ऑर्गेनिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन कंज्यूम होता है। कैसे? बेसिकली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जैसे चना मटर ये सब होता है ना, उनके जो रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स, इन प्लांट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम, बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूं, राइजोबियम। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया जो है इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया, अमीनो एसिड, इन सब फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ सप्लाई कर देता है? ऊपर पहुंचा देता है। हाँ, मेन चीज हमारा क्या है? वाटर तो जाएगा ही, हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बस इसको आप समझो। तो यहां से जब नाइट्रोजन मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक फॉर्म। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऐसे एब्जॉर्ब किया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बहुत ही स्टेबल है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, इसलिए इसको जो है सॉइल से लेते हैं। और ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में, जहां पे बैक्टीरिया, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया, स्पेशली फॉर द लेग्यूम प्लांट्स, जो चना मटर ये वाले होते हैं दाल वाल टाइप के, उसमें आपको मिलते हैं रूट्स में। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनको अमोनिया, अमीनो एसिड, अदर सब्सटेंस में नाइट्रोजन। अच्छा, इसका मेन यूज क्या रहता है? इसी से आपका जो है प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन आपका जो है बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो जहां पे प्लांट के ग्रोथ की बात आती है वो ऐसे आ गया। बट हमारा कहानी ये हमारा मेन फोकस नहीं है। हमारा मेन फोकस है एनर्जी प्रोड्यूस करना, स्पेशली खाने को बनाना। खाना इनका क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इंटेक तो फॉर द टाइम में CO2 है। तो ये कर क्या रहे हैं? इस प्लांट के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो इस प्लांट के जो लीफ है उस पे दिखेगा कुछ अपर, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब, एपी मतलब चारों तरफ, डर्मिस का मतलब हो गया स्किन। अपर एपिडर्मिस, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। इन सब के अंदर जो है ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं, ग्रीन डॉट्स। इन ग्रीन डॉट्स को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन कलर, प्लास्ट मतलब स्ट्रक्चर, एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मिल रहा है। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्ट करेगा, मींस केमिकल प्रोसेस करेगा, केमिकल एक्टिविटी, और जहां ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को अलग करके और H2O को अलग करके ये बना देगा आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज, सो C6H12O6। तो अगर मैं 6 कर दूं, इसे कितना हो जाएगा? 6H2O, तो C6 सही है, प्लस 6O2। सो अब कहानी आता है कि ये कैसे एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है एनवायरनमेंट में, यहां से ये इसको लेता है। अब इसको लेगा कैसे? ये हम लोग लीफ के ऊपर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। लीफ के ऊपर जो है माउथ जैसा बना रहता है, इसके नीचे रहता है माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है। इनको बोलते हैं
गार्ड सेल, गार्ड सेल। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटा, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस का, एक्सचेंज करता है गैसेस का। क्या किया इसने? CO2 बाहर से लिया और जो ये O2 बनाया इसको क्या कर दिया? एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। सो O2 यहां से बाहर। तो ये जो ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो बना, इसको क्या करता है? प्लांट यूज करता है, यूज बाई प्लांट। इसको प्लांट यूज करेगा फॉर दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो जो यूज हो गया, ठीक है, फॉर एनर्जी, जो यूज हो गया वो तो ठीक है, जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बच गया वो स्टोर कर दिया जाता है, प्लांट के अंदर ही स्टोर हो जाता है, जिसको बोला जाता है स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर मान लो कभी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट अवेलेबल नहीं है, मीन्स कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे, इन दैट सिचुएशन इस स्टार्च को जो है, यानी कि आप खाना नहीं बना रहे हो, इन दैट सिचुएशन इस स्टार्च का यूटिलाइज करेंगे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जब बात आती है डेजर्ट जैसे एरिया का, जैसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि एक तो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, इस स्टोमेटा के थ्रू पानी भी जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन मीन्स वाटर वेपर का लूज होना। तो प्लांट चाहता है कि ये डेजर्ट एरिया में वाटर वेपर ना लूज हो ज्यादा। ऐसे सिचुएशन में जो डेजर्ट एरिया होता है, एक पतला सा लेयर भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा वैक्सी लेयर देखने को मिलेगा, वैक्सी लेयर, इसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। सो क्यूटिकल बेसिकली, क्यूटिस का मतलब हो गया स्किन। ये बेसिकली क्या करता है कि डेजर्ट एरिया में दिन के टाइम में तो इसको लाइट को तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन स्टोमेटा इसको अलाउ नहीं करता है ओपन करने के। रात के टाइम में इसमें जो है प्रोसेस होता है जहां पे स्टार्च कंज्यूम होता है। गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे खाना बन रहा है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। क्या किया? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ने जो है लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट का इस्तेमाल जो है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो नीचे से वाटर आया हुआ था और जो एनवायरनमेंट से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को दिया था, उसको जो है केमिकल रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्म किए। ग्लूकोज बनाने के बाद जितना उनको यूटिलाइज करना था प्लांट ने अपना यूटिलाइज किया, जो बच गया उसको एज ए स्टार्च। अच्छा, यही चीज एनिमल वाले में, हेट्रो वाले में भी होता है। तो जो वो लोग सेव करते हैं, जो बच जाता है उसको स्टोर करते हैं एज ए ग्लाइकोजेन। तो ये तो खैर आगे के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब भी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। इन दैट सिचुएशन दे स्टार्ट टू कंज्यूम स्टार्च। तो कुछ एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसको मिटाते हैं। सो एक्टिविटी 5.1, ये इस बात को बताता है कि कैसे क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट है स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले इसको एक वेरिएटेड प्लांट्स लेते हैं, मतलब एक ऐसा प्लांट लेते हैं, स्पेशली मान लीजिए मनी प्लांट कर लीजिए, मनी प्लांट, जिसके लीफ जो है, लीफ कुछ ऐसा है कि जहां जहां क्लोरोफिल है वहां पे तो ग्रीन दिख रहा है, और जहां पे नहीं है वहां पे व्हाइट एंड येलो दिख रहा है, व्हाइट एंड येलो,
तो ये वाला जो लोकेशन है जहां पे ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फिल प्रेजेंस है। यहां पे नो प्रेजेंस है, क्लोरोफिल का कोई प्रेजेंस नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम चाहेंगे कि जो भी उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है उसका कंजम्पशन हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो पहले तो 3 दिन के लिए इसको जो है एक डार्क रूम में रख दिया जाए, डार्क रूम, ताकि कहीं से भी इसको जो है, कहीं से भी इसको लाइट ना मिले। अब अगर लाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड स्टार्च जो है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये प्लांट कंज्यूम करते गए। अब ये स्टार्च एक तरीके से एंड हो गया, एक टाइम के बाद ये एंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद जो है जब ये हो जाए, पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया है, तो नेक्स्ट 6 आवर इसको जो है सनलाइट में रखा जाए। सनलाइट में रखा जाए तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है वहां पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा और जितना कंज्यूम करना हो करेगा, साथ में वहां पे यानी कि अगर कोई लीफ है उसका जो भी ग्रीनरी पार्ट है वहीं पे स्टार्च जो है बचा रहेगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसको तोड़ लेते हैं, इस लीफ को तोड़ के इसको थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, बॉइल्ड वाटर में डिप कर देते हैं। तो बॉइल्ड वाटर में डिप करने के कारण जो इसके सेल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद जो है, अब इसको हम लोग इस लीफ को जो है एल्कोहल में डाल दें, एल्कोहल के अंदर डाल देते हैं लीफ को। और फिर उस एल्कोहल, मान लीजिए ये मेरा एक कंटेनर है छोटा सा, इसके अंदर एक लीफ है, ठीक है। अब इसको जो है वाटर के साथ क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बॉईल करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अगर एल्कोहल को बर्न करोगे तो उसका नेचर होता है इन्फ्लेमेशन का, तुरंत बर्न करने लगेगा, इसलिए बेहतर है वाटर की हेल्प से क्या करें। तो इसको हीटअप करने के कारण, बॉईल करने के कारण जो भी लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है वो इसमें डिसॉल्व होना शुरू कर देगा। मींस क्लोरोफिल जो है वो स्टार्ट टू डिसॉल्व, और इसके कारण जो है क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल जो है ये ग्रीन कलर में बदल जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अब इस पत्ते को आप निकाल लो, और इस पत्ते को ऊपर पहले से ही देखो, जब ये सब स्टार्टिंग हम लोग किए थे उसी समय, यानी कि ये 6 आवर के बाद जहां जहां ग्रीन कलर था वहां पे आप मार्किंग कर लो। ठीक है, जहां जहां ग्रीन कलर था वहां वहां आप चाहे मार्कर से मार्किंग कर लो। उसके बाद ये बेसिक प्रोसेस करने के बाद जो है, मान लीजिए धुल गया, ये पूरा घुल गया, कोई इश्यू नहीं। लास्ट में इसको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन में क्या करना है, इसे डिप कर देना है। तो आयोडीन क्या करता है कि स्टार्च जहां पे भी अवेलेबल रहता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू या ब्लैक कलर का अपीयरेंस दिखने लगता है। ठीक, इससे क्या हुआ, आयोडीन के प्रेजेंस में जो आपका लीफ था उसमें कहीं कहीं जो आपने पहले से मार्किंग किया था, आपने यहां पे देखा कि थोड़ा थोड़ा ब्लू और ब्लैक कलर का स्पॉट दिखने लगा। तो ये हमें कंक्लूड करता है कि यस, इसमें स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था, और स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था, और वो भी कौन से वाली जगह पे, जहां पे ग्रीनरी पार्ट था। ग्रीन पार्ट का मतलब ये हो गया कि वहां पे क्लोरोफिल रहा होगा। क्लोरोफिल ही ये एक्टिविटी को क्या करेगा, करने में मदद करता है। अदरवाइज क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो स्टार्च का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी 5.1। एक और एक्टिविटी है, उसके बाद फिर आज का क्लास को ओवर करते हैं। सो एक्टिविटी 5.2, एक्टिविटी
5.2 ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो नेसेसरी है। अगर CO2 नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, दो प्लांट लिए सेपरेट। प्लांट को जो है पहले तो एक ग्लास के अंदर कवर्ड कर दिया, ठीक, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा कांटेक्ट ना हो सके। सेम साइज का प्लांट लिया, ठीक। नाउ सबसे पहले इसको क्या किया, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा, 3 days डार्क रूम। तो डार्क रूम में होने के कारण जो है लाइट का प्रेजेंस ना होना मीन्स जो भी इसके अंदर स्टार्च था वो कंज्यूम हो गया, स्टार्च जो है कंज्यूम हो गया। स्टार्च कंज्यूम जब हो गया, इसको ग्लास से सील कर दिया गया, ग्लास से सील कर दिया गया। और साथ में एक के अंदर जो है हमने क्या कर दिया, एक के अंदर एक प्लेट में रखकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया ना। इसका मतलब क्या है, इसका जरूरत क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी CO2 है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब CO2। तो एक बात की तो श्योरिटी हो गई कि इसमें तो CO2 बिल्कुल नहीं है और इसको प्रॉपर वे से सील्ड कर दिया जाएगा ताकि कहीं से भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ना हो जाए। इसके अंदर CO2 है। अब इसको जो सनलाइट में रखा गया, सनलाइट में रखा, अब सनलाइट में रखा गया तो ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा। फोटोसिंथेसिस किया, अब जब फोटोसिंथेसिस किया, इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, ये तो अपना काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसी को चेक करने के लिए जब ये सारा प्रोसेस हो गया, हमने दोनों के लीफ जो है लिए और उस पर अगेन आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया। जब ये टेस्ट किया, हमने पाया कि इस वाले में ब्लू ब्लैक स्पॉट देखने को मिला, इसमें नो स्पॉट। तो ये बात श्योर करता है कि इस वाले लीव्स में स्टार्च की अवेलेबिलिटी हमें दिख रही है, इस वाले लीव्स में नो स्टार्च। और क्यों नहीं, उसका रीजन क्या था, हमने कुछ चीजें कंट्रोल किया था, वो था कि हम इसके अंदर CO2 नहीं होने देंगे। क्लियर। तो ये था हमारा एक्टिविटी 5.2। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के टॉपिक यानी कि जो हिट्रोट्रॉपिक नरिशमेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।